हमारा घर कोट मटन के करीब एक चाक में वाक़ था। इन दिनों वहाँ लड़कियों के लिए स्कूल मौजूद नहीं था, जबकि मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। मेरे भाई कैसर की आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो ख्वाजा फरीद साहब की काफ़ियाँ पढ़ते और मुझे भी ख्वाहिश होती कि मैं पढ़ना सीखूं ताकि ख्वाजा साहब के दीवाने पढ़ सकूं। मेरे शौक को देखते हुए भाई ने मुझे बाकायदा ला कर दिया। जब भी इन्हें वक्त मिलता मुझे सबक याद कराते और मैं ध्यान से पढ़ती। शौक हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। जल्द ही मैंने पढ़ना सीख लिया। इन दोनों देहात में तालीम आम ना थी। कैसर भाई ने इसी वजह से राजनपुर की बॉयज स्कूल से मैट्रिक किया था। यही वजह थी कि हमारे गांव में इनकी बहुत इज्जत थी। कई बस्तियों से भी लोग छुट्टियां लिखवाने या पढ़वाने इसके पास आते थे। ये सर्दियों के दिन थे। मैंने धूम में बेटी सबक याद कर रही थी कि भाई के साथ एक मेहमान आ गया। कैसर भाई ने बताया कि ये हमारे चक का नया स्कूल मास्टर है। जब तक इसकी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता ये हमारे साथ रहेगा। मतलब ये था कि हमारे बेटक में काम करेगा और खाना भी हमारे घर से ही खाएगा। चक वालों के दिलों में ऐसे तालीम याफ्ता लोगों के लिए बहुत इज्जत व एहतराम होता था और इनके मेहमान नवाजी के लिए भी इनके लिए एजाज समझते थे। इस मास्टर का नाम अब्दुल रशीद था। रशीद साहब की भाई कैसर से दोस्ती हो गई। हमारे बेटा खाली पड़ी रहती थी जहाँ गुसल खाना और सैन भी अलग था। यूँ ये जगह मास्टर रशीद के काम के लिए मुनासिब थी। रशीद साहब हमारे घर के एक फर्द बन गए। भाई के वो दोस्त थे, मगर मेरे लिए एक आइडियल शख्स। स्कूल मास्टर का मुकाम मेरे जहन में मौजूद और अहम था। मेरी सहेली की शादी भी एक स्कूल मास्टर से हुई थी और इसके तबादला बड़े शहर में हो गया था। तभी से मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी किसी स्कूल मास्टर के जीवन साथी बनूं। रशीद खूबरू खुश लिबास और खुश गुफ्तगार थे। जब वो सफ़ेद कलफ वाला कुर्ता और शलवार पहन कर स्कूल जाते तो मुझे और वो किसी ख्वाब की ताबीर मालूम होते। इनके साथ भी चला जाता और जब तक वो वापस ना आते मैं दिल बेदिल और बेकार घर में फिरती रहती। मैंने तेजी छोटी जमात की उर्दू की किताब ख़त्म कर ली और 5वीं का कोर्स शुरू कर दिया। बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी के लिए कैसर भाई ने अबू सैली के शाम के वक्त रशीद मुझे पढ़ा दिया करे। वाले साहब ने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी क्योंकि इन्हें रशीद पर भरोसा था। रफ्ता हमारी खामोशी मोहब्बत गहरी होने लगी। यह मोहब्बत पाकिज़ा थी जिसमें बुरी नीयत को दखल ना था। रशीद मुझे नेक नीति से अपनाना चाहते थे और मैं भी वालिदैन की रज़ा के साथ इनकी बनना चाहती थी। मगर हमारे राह में सबसे बड़ी रुकावट भाई कैसर थे। वो बेहद जज्बाती थे। मेरी मोहब्बत के मामले में इनके जज्बात नाजुक थे। इनकी इस गैरत का खौफ मुझ पर हमेशा तारी रहता। 5वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने 6ठी जमात की किताबें मंगवाई। इस दौरान एक दिन इंतखाब हुआ कि भाई मेरे मामू के बेटे के साथ मेरी बात पक्की कर आए हैं। ये वही मामू थे जिनकी बेटी कैसर भाई की मांगेदर थी। रशीद को ये बात बताई तो वो परेशान हो गए। भाई ने से कुछ कहने की इनमें हिम्मत न थी। इन्हीं दिनों वालिद साहब के सामने काट लिया। कैसर भाई और रशीद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, मगर वो जान बर्दाश्त न हो सके। वालिद की वफात के 3 माह बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मेरे होने वाले शौहर उम्र में मुझसे 30 साल बड़े और पहले से शादीशुदा थे। वो औलाद न होने की वजह से दूसरी शादी कर रहे थे। ये रिश्ता पट्टा सट्टा के तहत तय हुआ था। अब्बा होते तो शायद मेरी किस्मत यूं ना फूटती। अम्मा भी इस रिश्ते के हक में ना थी, मगर भाई कैसर की मोहब्बत के आगे बेबस थी। जो शादी के दिन करीब आते जा रहे थे मेरा दम घुटता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बेटे में रशीद को पैगाम भिजवाऊं। अब मैंने इससे पढ़ना बंद कर दिया था। एक दिन बेटे जहन में तरकीब आई, क्यों ना भागे को अपना पैगाम रसा बनवा लूं। भागा हमारा पालतू कुत्ता था और रशीद से भी मानूस था, क्योंकि रशीद की आदत थी कि खाने के वक्त भागे को भी कुछ निवाले डाल देता। आज दोपहर में मैंने रशीद के खाने के साथ भागे के गले में एक पर्चा धागे से बांध दिया। मुलाजिमा ने रशीद को खाना पहुंचाया और भागे के उजू ने इसे भी वहां पहुंचा दिया। मैं सहन में टहलते हुए कुत्ते की वापसी का इंतजार करने लगी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि अगर रशीद का ध्यान कुत्ते की गले में बांधे धागे की तरफ ना गया तो ये मोहब्बत का कातिल खत किसी को और के हाथ लग जाएगा। थोड़ी देर बाद भागा लौट आया। इसके गले में बंधा पर्चा सलामत था। मैंने जल्दी से धागे से पर्चा निकाला और पढ़ा। रशीद ने जवाब दिया था, मैं जरूर आऊंगा, इंतजार करना। रात का 1 बज गया था। मैं दबे कदमों सहन में निकली। मैंने घड़े से पानी पिया और जानवरों के बाड़े की तरफ चल पड़ी। भागे ने मुझे सूंघ कर पहचान लिया और खामोशी से बैठ गया। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। भागे के कान खड़े हो गए, लेकिन मैंने इशारा करके इस पर सुकून कर दिया। रशीद आ गया था। रशीद ने फौरन कहा, कहो क्या कहना है। मैंने बिना वक्त वाज़ेह किया कहा, रशीद क्या तुम मेरे अपने लिए कुछ कर सकते हो, या मैं इसे 45 साल शख्स की दुल्हन बनकर इसके गाँव चली जाऊँ। रशीद ने जवाब दिया, तुम्हारे भाई का लिहाज है, वरना मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लेता। मैंने तल्खी से कहा, तुम फिर लिहाज करते रहो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी बात पर परेशान हो गया। कहने लगा, अब वापस जाओ, कल रात को मिलेंगे और बात करेंगे। मैंने वादा कर लिया कि कल वो अपना इरादा पक्का कर
करके आएगा। अगली रात चांद खजूर के दरख्त के ऊपर पहुंचा तो मैं दीवानगी की हालत में खेतों की तरफ निकल पड़ी। रशीद स्कूल की एक भी दीवार के पास मेरा इंतजार था। वहाँ ईंटों का ढेर पड़ा था। रशीद ने कहा, ये जगह ठीक नहीं, आगे चलते हैं। हम नदी की तरफ चल पड़े। बिना किसी मंजिल के हम एक पैर चलते रहे, यहाँ तक के एक पुराने कब्रिस्तान पहुंच गए। सामने एक बस्ती थी, लेकिन वहां जाने का खतरा था क्योंकि अजनबी कुत्तों की भौंकने से बस्ती जाग सकती थी। रशीद ने कहा, यहाँ एक टूटी हुई कोठरी है, वहीं रुक जाते हैं। जब वहां पहुंचे तो वो कोठरी एक कब्र निकली। रशीद ने कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैंने लरजते हुए कहा, ये कब्र है, आराम की जगह नहीं। हम बाहर ही रहे। फुपटने लगी तो रशीद ने कहा, मुझे स्कूल वक्त पर पहुंचना है, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम साथ गायब थे। मैंने बेबसी से कहा, मैं कैसे वापस जाऊं? तुम इस गड्ढे में बैठ जाओ, मैं स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ आकर तुमसे मिलूंगा। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था कि रशीद जी ये क्या कह रहा है, मगर वो मिस्र था वो सही कह रहा है। अब और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे खौफ की दूर करने के लिए वो खुद इस पर पुरानी कब्र में उतरा और वहाँ एक गोटड़ी और तकिया पड़ा था। पानी का गिलास और मटका भी रखा था। गोया ये किसी मस्त मवाली या दरवेश का ठिकाना था जो कभी यहाँ आकर आराम करता होगा। इसी रात ये ठिकाना खाली पड़ा था। छोटे से मटके में पानी बस थोड़ा सा ही था। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी और रशीद मुझे तसल्लियाँ दे रहा था कि वो कह रहा था, सर दिलेरी का सबूत दो। मैंने इस घड़े में उतर कर देखा है, अंदर से साफ है और बैठने की जगह ठीक है। तुम शाम तक इसमें रह जाओ, मैं शाम से पहले आकर तुमको निकाल लूंगा। तब तक तुम्हें कहीं छुपाने के बंदोबस्त भी कर लूंगा। मेरे लिए इसके सिवा क्या चारा था? चिंता कब्र में उतर जाना। इसने मुझे टॉर्च और माचिस देख ली और चला गया। चांदनी रुखसत हो चुकी थी। सुबह शादी का वक्त था। अंदर एक दियार की खुशबू थी जिसमें तेल भी मौजूद था। ऊपर से कब्र शकस्ता थी मगर अंदर से ठीक थी। मुमकिन है ये बस्ती के बदमाशों का बसेरा हो। मैंने सोचा क्यों फर्श साफ सुथरा था और चटाई का एक टुकड़ा भी बिछा हुआ था। रशीद ने मुझे तसल्लिया और ढारस देकर चला गया। वो 15 मिनट मेरे साथ बैठा होगा ताकि मेरे दिल से खौफ निकल जाए। कब्र में अभी तक अंधेरा था और मैं बेहद खौफज़दा थी। अगर किसी और वक्त में होता तो मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन यहाँ एक लम्हा भी रहना पसंद नहीं कर रही थी। मोहब्बत का ये भूत और इंसान के जीते जी कब्र में उतर देना बहुत अजीब था। रशीद तो चला गया, मैं हैरान हो के मैं किसे इस वक्त सुबह सादिक का मलगे से अंधेरे में इसके घड़े में बैठे रह गई। इस होलनाक सन्नाटे में, इतने वहशतनाक माहौल में, इतने भयानक कब्र के अंधेरे में, रूहों के इस शेर खामोशा में तन्हा, मैंने अपने खुदा को याद करके हाजी से दुआ करती रही। डर की लहरें दिल में उठ रही थी और वो रशीद की तस्वीर की रोशनी को अपने इर्द गिर्द महसूस करके खौफ को, भूतों को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। क्या क़यामत का दिन था जो अल्लाह अल्लाह करके तमाम हुआ। सुबह से शाम तक अल्लाह ताला ने सारे आलम पर सूरज का नूर फैला दिया था। कुछ रोशनी की किरणें मुझ तक भी आई। तमाम दिन तंग से कोठरी में कैद रही, जिसका 3/4 हिस्सा एक बड़े पत्थर से रशीद ने ढांप कर रखा था। तभी सांस लेना दुश्वार हो रहा था। शाम हुई तो फिर से आने वाला अंधेरा का तस्वीर दिल में गुजरने लगा। जी चाहता था कि यहाँ से निकलकर भागूं, चाहे किसी बस्ती वाले के हाथ आ जाऊं। कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो मुझे अपने घर ले जाएगा और अब पनाह देगा। मगर रशीद के वादे से मजबूर थी, जिससे कहा था कि वो शाम को ज़रूर आकर मुझे ले जाएगा। मेरी हालत इस परिंदे की मानद थी जिसके कफ का दरवाज़ा खुला हो मगर वो उड़ने से माजूर हो। रात आई और गुजर गई, और क्या बयान करूं कि ये भयानक रात मुझ पर कैसे गुजरी। तमाम शब खौफ से कष्ट और खून में गुजरी। एक लम्हे के लिए भी आग न लगी। सुबह हो गई मगर रशीद ना आया। दिल बहुत घबराया। सोचा शायद वो कहीं ले जाकर छुपाने का ठिकाना ढूंढने में मसरूफ हो। फिर अपने भाई और घर वालों के सामने भी तो इसको ये साबित करना था कि मेरे गम हो जाने में इसका कोई हाथ नहीं था। रशीद की गैर मौजूदगी इस बात की गवाही दे सकती थी कि किसी न पीछा क्या हो तो राज खुल जाएगा। अब तक तो भूख ने मुझ पर असर नहीं डाला था। खौफ की शिद्दत से भूख भी मर चुकी थी। दोपहर से पहर हो गई, दम घुटता जा रहा था और दिल बहुत घबराया। आंखों से आंसू बहने लगे। खुदाया ये क्या था? मैंने बेटे इश्क का सौदा समाया और मर्दों की बस्ती में बसेरा कर लिया। सर का एक साया कब्र को धाने पर नजर आया तो दिल धक धक करने लगा। हल्की सी कदमों की आहट हुई। दिल थाम लिया। रशीद हौले से बोला, मैं आ गया हूँ। वो कब्र में उतरा और मुझे होश आया। इंतजार का वक्त खत्म हुआ। रशीद मेरे लिए खाना और पानी लाया था। हमने साथ खाना खाया और फिर मैं चलने को तैयार हो गई। इसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा
जा रहा, आज का दिन और ठहर जाओ, वहाँ घर और चक में तुम्हारे गायब होने से गरम बरपा है। तेरे भाई बहुत गजबनाक है, अभी तक मुझ पर शक नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। इसके दिल में मेरा एतबार बैठ जाने दो, अगले 1-2 दिन में हम निकल चलेंगे। अभी तक तुम्हारा ठहरने का इंतजाम भी नहीं कर पाया हम। मरती क्या ना करती, मैं सर पकड़ कर बैठ गई। सुनते थे कि कब्रों में सांप बिच्छू होते हैं, लेकिन यहाँ सांप बिच्छू नहीं थे। वहाँ हाँ, मगर इस लम्हे मुझ पर सांप बिच्छू बनकर हमला कर रहे थे। अब वो क्या कहूँ, किस्सा मुख्तसर इस तरह दिलासों पर 15 दिन इस कब्र में जिंदा दफन रही। किसी रात मौका निकालकर वो मेरे पास ठहर जाता और मुझे को बाहर टहलाने ले जाता। 3 वक्त का खाना एक वक्त में दे जाता और साथ तसल्ली भी कि बस आज कल में मसला हल हो जाएगा, मैं तुम्हारे बस्ती से तबादला कराने में लगा हूँ। ये तो शुक्र कि अब तक कोई इस टूटी कब्र का वारिस और सांप का यकीन ना आया था। छोटी बस्तियों में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन में तंग नहीं होती, लिहाजा लोग नई जगह कब्रें खोल लेते हैं और अपने मरने वाले प्यारों को टूटी हुई कब्रों में दफनाने के बारे में नहीं सोचते। लिहाजा इस तरफ जहाँ भी थी किसी का ध्यान नहीं गया था। रशीद बुजुर्ग तो मुझको इस कब्र से ना निकाल सका, मगर एक और शख्स वसीला बनकर आ गया। इस जिंदा अजाब से छुटकारा का एक रोज़ सुबह का जब के वक्त किसी ज़रूरत से मैं कब्र से निकली तो गश्त पर निकले एक सिपाही की मुझ पर नजर पड़ गई। वो सरकारी काम से जा रहा था, इधर से गुजर रहा था तो इसने मुझको निकलते देख लिया और अपनी साइकिल का रुख रास्ते से मेरी जानिब मोड़ लिया और आ घेरा। मेरी तो हालत बुरी थी, कब से नहाई न थी, वहाँ हाथ पाँव में मिट्टी हो रही थे। अगरचे रशीद ने बाल्टी लोटे और पानी गर्म कर दिया था, फिर भी कब्र तो कब्र ही होती है। वो बोला, तू औरत है कि डाइन जो कब्र में घुसती फिरती है। तभी मैं फूट कर रोने लगी। सारा किस्सा हिचकियों से मैं कहा सुनाया और बोला मांस था, इसको मुझ पर तरस आ गया। वो बोला, लानत भेज इस मरदूत पर, वो मर्द नहीं कोई मर्दा है, औरत के साथ शादी इस तरह नहीं करते। तो अब निकल इधर से और चल मेरे साथ। मैंने कहा हाँ मैं चलती हूँ और भरोसा करती हुई, लेकिन मुझको थाने मत ले जाना, बेशक यहाँ ही गोली मार कर इसी घड़े में फेंक दो। इस भाई के साथ अपनों का सामना करने का हौसला नहीं है मुझ में। मैंने कुछ ऐसे बेबसी से मिन्नत की कि इसने मुझ पर तरस खाया और मुझे थाने ले जाने के बजाय घर ले गया और अकेला रहता था। इसकी बीवी मर चुकी थी और दो छोटे बच्चे जिनके पालने वाला कोई न था। वो यतीम खाने जैसे एक इदारे में थे। बच्चों का वो इदारे वालों को खर्चा देता था, मगर चाहता था कि इन बच्चों का कोई माँ मिल जाए जो इनका पाल ले। इसने मुझसे वादा लिया कि तुम मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना, मैं तुमसे निकाह पर तैयार हूँ। सिवा इस तरह दो बिन माँ बच्चों के माँ मिल गई और मुझको एक शरीफ इंसान का साथ मिला, एक घर की छत और इज्जत की जिंदगी मिल गई। इसने मुझको पनाह दी, मुझसे निकाह किया और मैंने इसके बच्चों को ममता का प्यार दिया। इसके बाद मैं कभी रशीद का ख्याल से में ना लाई जिसने मुझको जिंदा कब्र में उतार दिया था। जिस शुक्र के एहसान मुझको मिला और वो एक पुलिस वाला जरूर है, मगर बुरा पुलिस वाला हरगिज़ नहीं है।